गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो हमारी एथिक्स की क्लासेज चल रही है, यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज पेपर 4 नीति शास्त्र वाली जो क्लासेज चल रही है दोस्तों, उसमें हमारा टॉपिक नंबर 5 चल रहा है। और टॉपिक नंबर 5 में भी हमने भारत के नैतिक विचारक और दार्शनिक फिनिश कर लिए थे, और उसमें विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिक हम देख रहे थे। और विश्व के नैतिक विचारकों एवं दार्शनिकों का जो योगदान है, उसमें भी दोस्तों आज हमारी 3rd क्लास है, और ये इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। यानी आज हम टॉपिक नंबर जो 5 है हमारा, भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिक, इनका जो योगदान है, इसको हम आज फिनिश कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम इसमें क्या क्या देख चुके हैं। अब्राहम लिंकन पढ़ चुके हैं, नेल्सन मंडेला पढ़ चुके हैं, कार्ल मार्क्स देख चुके हैं, मार्क्सवाद समाजवाद भी देखा था, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत देखा था, ब्रैडले, हीगल, सोफिस्टों का दर्शन, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। आज दोस्तों रहेगा हमारा सुकरात पढ़ेंगे, प्लेटो, अरिस्टोटल मतलब अरस्तु, इमैनुअल कांट को देखेंगे, और बेंथम एवं मिल, ये वाले दार्शनिक जो विचारक हैं, ये हम आज फिनिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। महान ग्रीक दार्शनिक, गुड आफ्टरनून। महान ग्रीक दार्शनिक सोक्रेटिस, सुकरात। दोस्तों सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये तीनों ग्रीक दार्शनिक हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि इन तीनों का जो टाइम पीरियड था ना, उसको ग्रीक दर्शन का स्वर्णिम काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड बोला जाता है इसको। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात जो है प्लेटो के गुरु थे, और जो प्लेटो है वो अरस्तु के गुरु थे। और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर, अलेक्जेंडर, बोलते हैं ना विश्व विजेता, वो अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, तो दोस्तों सुकरात को पढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है। सोक्रेटिस, सुकरात क्या कहते हैं, इनका मानना है दोस्तों कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, तो डेफिनेटली वो सद्गुणी होगा। बहुत सिंपल सा है, ज्ञानी है तो वो सद्गुणी होगा, और सद्गुणी है तो ऑब्वियस सी बात है वो नैतिक कार्य ही करेगा, नैतिक कार्य करेगा, ये इनका मानना है। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य कर रहा है, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अनैतिक कार्य कर रहा है, तो सुकरात का मानना है कि डेफिनेटली वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी है, यानी उसके पास ज्ञान नहीं है। और वो क्या कहते हैं सद्गुण को, कि सद्गुण जो है ना, वो आत्मा के नैतिक विकास एवं चरित्र की उत्कृष्टता को दर्शाता है, वर्च्यू। आपको याद है जो हमारा टॉपिक नंबर 1 था ना, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र के आयाम। उस आयाम में हमने आपको वर्च्यू एथिक्स बताई थी ना, वर्च्यू एथिक्स। उसमें हमने आपको बताया था कि वर्च्यू एथिक्स में क्या बताया था, कि जो कर्ता है, जो कर्म कर रहा है, कर्ता कोई कर्म कर रहा है, तो वो उस कर्म का निर्धारण कि वो नैतिक है या वो कर्म अनैतिक है, ये निर्धारण जो है ना दोस्तों, वो कौन डिसाइड कर रहा था वर्च्यू एथिक्स में, इस कर्ता का चरित्र डिसाइड कर रहा था। हमने बताया था अगर हम मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, सद्गुणी जो व्यक्ति है, तो डेफिनेटली वो नैतिक कार्य ही कर रहा होगा। तो जो वर्च्यू एथिक्स था ना, वो ही है सुकरात का। सुकरात उसी के समर्थक है दोस्तों। ये क्या बताते हैं, सद्गुण और ज्ञान में संबंध बताते हैं, कि सद्गुण और ज्ञान में क्या संबंध है। ये बताते हैं कि जो जिसके पास ज्ञान है ना, जो ज्ञानी व्यक्ति है या जिसके पास ज्ञान है, वो सद्गुणी होगा। सद्गुणी होगा तो उसका चरित्र जो है वो नैतिक होगा, नैतिक चरित्रवान होगा वो। और ये क्या बताते हैं दोस्तों, कि ज्ञान जो है ना, उस ज्ञान से ही समस्त सद्गुणों का उद्भव होता है। जितने भी सद्गुण निकल रहे हैं ना, वो उस ज्ञान से ही निकल रहे हैं। और ज्ञान सद्गुणी होने की अनिवार्य एवं पर्याप्त शर्त है, यानी नेसेसरी और सफिशिएंट। ज्ञान है ना, कोई व्यक्ति सद्गुणी है तो उसमें ज्ञान होना ये सफिशिएंट है, यानी उसके पास ज्ञान है तो फिर वो सद्गुणी है, ये ऐसा सुकरात मान लेते हैं।
और फिर ज्ञान का क्या बताते हैं, ज्ञान क्या है सुकरात के अनुसार। सुकरात बोलते हैं दोस्तों ज्ञान यानी जिस व्यक्ति को शुभ अशुभ, क्या सही है क्या गलत है, क्या सत्य क्या असत्य है, क्या मेरा कर्तव्य क्या अकर्तव्य है, इनका जो विभेद है, इनका विभेद का जो ज्ञान है, जो इनको डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि ये मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए गलत है, वही ज्ञान है एज पर सुकरात। तो दोस्तों इनका ये मानना है कि जिसमें ज्ञान है वह कभी गलत कर ही नहीं सकता, ऐसा मानते हैं सुकरात। और सद्गुण और ज्ञान में अनिवार्य और अभेद संबंध मानते हैं। अब इनकी आलोचना होगी, ऑब्वियस सी बात है ना दोस्तों। जैसे कि ये सुकरात मान रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसके पास ज्ञान है, जिसको पता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हमेशा सद्गुणी होगा और वो नैतिक कार्य ही करेगा, ऐसा मान रहे हैं। तो दोस्तों अरस्तु इनकी फिर आलोचना करते हैं। और व्यवहार में भी देखिए दोस्तों, ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि किसी व्यक्ति को पता हो, उसको सारा ज्ञान हो कि भ्रष्टाचार करना गलत है, इसका मैं करूंगा तो इसके ये दुष्परिणाम होंगे, तो फिर भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों सुकरात की आलोचना भी है, अरस्तु फिर इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वो सद्गुणी ही होगा। अरस्तु इसमें ऐड करते हैं चीज, अरस्तु बोलते हैं कि भाई ज्ञान तो चाहिए ही, ठीक है, मान लिया ज्ञान है, ज्ञान के साथ साथ वो सद्गुणी तभी होगा जब उसने उसका अभ्यास किया हो, उसने प्रैक्टिस की हो, उसकी उस नैतिक कर्मों की प्रैक्टिस की हो, तभी वो ज्ञानी, तभी वो सद्गुणी होगा, तभी वो नैतिक कार्य करेगा। इसकी अरस्तु ऐसे आलोचना करते हैं। और दोस्तों इनका मानना है कि ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू, सुकरात का। जिस व्यक्ति में ज्ञान होता है वह सदैव अपने आचरण से सद्गुणों को अभिव्यक्त करेगा। यानी कि टोटल ओवरऑल जो वर्च्यू एथिक्स में हमने पढ़ा था वही सुकरात है, वही सुकरात बता रहे हैं, वर्च्यू एथिक्स का समर्थन करते हैं सुकरात, वर्च्यू एथिक्स वाला। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये मान लेते हैं कि जिसको ज्ञान है वो सद्गुणी होगा, जिसको जो अज्ञानी है, जो अनैतिक कार्य कर रहा है वो डेफिनेटली अज्ञानी है, और जो अज्ञानी है वो अनैतिक कार्य करेगा। जो कि जिसमें इसमें अरस्तु इनकी आलोचना भी करते हैं कि ऐसा नहीं है, ज्ञानी होना जरूरी नहीं, सफिशिएंट नहीं है सद्गुणी होने के लिए, नैतिक कार्य करने के लिए। कई बार ऐसा होता है आपको ज्ञान पूरा है, सब कुछ पता है, उसके बाद भी आप गलत करते हो, अरस्तु ऐसा कह रहे हैं। और व्यवहार में भी देखा जाए दोस्तों तो यही सही है। तो ये सुकरात है दोस्तों। सुकरात के बाद देखते हैं प्लेटो, सुकरात के शिष्य, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये इनके गुरु है, ये इनके गुरु है। तो अब प्लेटो देखते हैं दोस्तों। अब प्लेटो क्या, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसे जॉन रॉल्स का एक न्याय का सिद्धांत पढ़ा था ना, ऐसे हम प्लेटो का भी न्याय का सिद्धांत पढ़ेंगे। प्लेटो का न्याय क्या कहता है, देखो दोस्तों, प्लेटो बताया हमने ग्रीक दार्शनिक है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो कार्डिनल की बात करते हैं दोस्तों। और कहां पे बात करते हैं कार्डिनल की, कार्डिनल की वो बात करते हैं, उनकी पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है रिपब्लिक। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो अपनी प्रमुख पुस्तक रिपब्लिक में कार्डिनल की बात करते हैं। कार्डिनल का मतलब है इनका यहाँ पर सद्गुण। और दोस्तों कार्डिनल का अगर शाब्दिक अर्थ देखें कि कार्डिनल का मतलब क्या है, तो कार्डिनल का शाब्दिक अर्थ तो होता है दोस्तों कब्जा, कब्जा या चूल। ये कब्जा वो आधिपत्य वाला कब्जा नहीं, नियंत्रण करना, ये वाला वो वाला कब्जा, जो कब्जा या चूल होता है ना, जैसे जो गेट होता है हमारा, खिड़की गेट होते हैं, जैसे गेट है, तो ये गेट यहाँ दीवार से जुड़ा रहता है ना, तो यहाँ पर जो इनको जोड़ने के लिए कब्जे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से गेट जो फ्लैप करता है यूं ऐसे इधर उधर घूमता है, सहारा देता है ना उसको, कब्जा सहारा देता है गेट को इधर उधर घूमने के लिए, चूल जिसको बोलते हैं। तो कार्डिनल का शाब्दिक अर्थ ये मतलब जो सहारा देता है वो है कार्डिनल, चूल, कब्जा। बट नैतिक दृष्टिकोण में यहाँ पर हम इसका डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका आशय क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों आता है कि नैतिक जीवन को जो सहारा देते हैं वे कार्डिनल है। अरस्तु कहते हैं, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु अपनी प्रमुख पुस्तक रिपब्लिक में कहते हैं कि कार्डिनल जो है ना वो क्या है, नैतिक जीवन को सहारा देने वाले। और वो 4 कार्डिनल की बात करते हैं कि हमारे नैतिक जीवन को सहारा देने वाले 4 कार्डिनल है। कौन कौन से 4 कार्डिनल बताते हैं दोस्तों, पहला वो बताते हैं विवेक, विवेक, दूसरा बताते हैं साहस, और तीसरा बताते हैं संयम। अब वो क्या बोलते हैं दोस्तों, उनका मानना है कि जो विवेक है, जिस व्यक्ति के अंदर विवेक है, विवेकी जो व्यक्ति है, तो उनका मानना है विवेकी व्यक्ति को प्रशासक बनना चाहिए, उसको प्रशासक बनने का वो है। प्रशासक मीन्स जो दोस्तों लीड करता है, राजा हो गया, जो मतलब हाई पॉइंट पे। उनका मानना है जो विवेकी है वो प्रशासक बने, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उनका मानना है भाई जिसके पास साहस है, यानी जो व्यक्ति साहसी है तो वो योद्धा बने।
ठीक है, उसको यहाँ अपना योगदान देना चाहिए। और उनका मानना है जो संयमी व्यक्ति है वो उत्पादक बने, वो उत्पादक जो उत्पादन के साधन है उनमें मदद करे, उनमें अपना योगदान दे। तो अरस्तु दोस्तों 4 कार्डिनल बता रहे हैं। विवेक, जो पहला है विवेक, साहस और संयम। विवेकी व्यक्ति जो है वो प्रशासक बने, साहसी व्यक्ति योद्धा बने और संयमी व्यक्ति जो है उत्पादक बने। फिर वो मानते अगर मान लो सब ऐसे ही करें, सब लोग ऐसा ही करें, विवेकी व्यक्ति प्रशासक बन गया, जो साहसी जो व्यक्ति है योद्धा बन गया और जो संयम व्यक्ति है वो उत्पादक बन गया। अगर ये तीनों अपना अपना कार्य करेंगे, अगर ये तीनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं तो सामंजस्य होगा, और सामंजस्य होगा तो वो चौथा कार्डिनल लेके आते हैं तो न्याय होगा। और जो ये न्याय है यही प्रधान सद्गुण है एज पर अरस्तु। अरस्तु बोलते हैं यही प्रधान सद्गुण है, जो मेन जो वर्चू है, जो सद्गुण है वो ये न्याय ही है। यानी कि कौन कौन से कार्डिनल बताए? विवेक, साहस, संयम और न्याय। विवेक में विवेकी व्यक्ति प्रशासक बने, साहसी व्यक्ति योद्धा बने और जो संयमी व्यक्ति है वो उत्पादक बने, और ये न्याय। आगे क्या बोलते हैं दोस्तों, अब खुद ही बताइए आप। अब इस संदर्भ में अगर ऐसा हो गया, भाई जो विवेकी है वो प्रशासक है, वो साहसी जो योद्धा बन गए, संयमी उत्पादक बन गए, तो क्या होगा? कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं कर रहा किसी के, है ना। ये अपना कार्य कर रहे हैं, ये अपना कार्य कर रहे हैं, ये अपना कार्य कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में फिर क्या हो जाएगा? ये हस्तक्षेप का सिद्धांत है अरस्तु का। कोई इंटरफेरेंस नहीं दूसरे किसी के काम में। क्यों? कैसे? भाई विवेकी वर्ग प्रशासक हो गया, साहसी व्यक्ति योद्धा और संयमित व्यक्ति उत्पादक का काम करे, तीनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? न्याय की स्थिति उत्पन्न होगी। ये न्याय है अरस्तु के अनुसार, बहुत ही सिंपल है, हस्तक्षेप का सिद्धांत है। अब इसको अरस्तु जो है दोस्तों 2 लेवल पे अप्लाई करते हैं अपने न्याय सिद्धांत को। एक तो व्यक्तिगत स्तर पे, खुद के स्तर पर, व्यक्ति जैसे इंडिविजुअल, मैं, आप। एक वो इसको अप्लाई करते हैं राज्य के स्तर पर। अब व्यक्तिगत स्तर पर अरस्तु क्या कहते हैं? व्यक्तिगत स्तर पर दोस्तों अरस्तु कहते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति को अपना साहस और जो संयम है, साहस और संयम, इसको अपने विवेक के नियंत्रण में रखना चाहिए, अपने विवेक के नियंत्रण में रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर अरस्तु ये कहते हैं जो व्यक्ति अपने साहस और संयम को विवेक के अंतर्गत रखता है उसमें न्याय सद्गुण की उत्पत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में न्यायपूर्ण आचरण करता है, ये अरस्तु का मानना है। ये अरस्तु का व्यक्तिगत स्तर पर न्याय है। यानी कि आपका जो साहस है, आपका जो संयम है, उसको आप अपने विवेक के कंट्रोल में रखें, अपने विवेक के नियंत्रण में रखें। राज्य के स्तर पर वो क्या बोलते हैं दोस्तों? राज्य के, जय हिंद विराज, राज्य के स्तर पर बोलते हैं कि दोस्तों जो राज्य है ना वो आत्मा का बृहद रूप है, आत्मा का ब्रॉड जो रूप है वो राज्य है। और वो कहते हैं कि अगर राज्य में, वही सेम अभी जो हम डिस्कस किए थे, राज्य में विवेकी वर्ग अगर प्रशासक है, साहसी व्यक्ति अगर योद्धा है और संयमित व्यक्ति उत्पादक का कार्य कर रहा है, तीनों में सामंजस्य बना हुआ है, कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, नो इंटरफेरेंस, तो फिर अहस्तक्षेप का नियम हो जाएगा उनका, ये अहस्तक्षेप का सिद्धांत। इसी को अरस्तु का अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहते हैं, जिसको आपको बहुत जगह हमको कोट करना है और वैसे एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। ये अरस्तु का हस्तक्षेप का सिद्धांत है। अब दोस्तों हूबहू तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम अप्लाई करें तो दोस्तों आज के टाइम में अगर देखें तो जो अपनी विधायिका है, विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, जुडिशरी, तो आजकल यही तो बात करते हैं दोस्तों कि विधायिका को अपना कार्य करना चाहिए, कार्यपालिका को अपना कार्य करना चाहिए, न्यायपालिका को अपना कार्य करना चाहिए। इन तीनों को एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सर 2 दिन तक आपकी क्लास नहीं होती? हाँ विराज, मंडे टू फ्राइडे होती है ना अपनी क्लास, बाकी 2 दिन आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, तीनों के लिए यही तो बोला जाता है कि अगर ये एक दूसरे का इंटरफेयर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। विधायक अपना कार्य करे, विधान बनाना, कार्यपालिका का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, न्यायपालिका का काम है उसको चेक करना कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों अगर इसको हम अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है उसको अप्लाई करें तो वो तो नहीं कह सकते, लेकिन ये आ सकता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को भी हस्तक्षेप का सिद्धांत जो है अपनाना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों प्लेटो का न्याय की अवधारणा थी। अब देखते हैं अरिस्टोटल, अरस्तु, एक ऐसे दार्शनिक, इनको आप देखोगे ना, आप कहाँ का नहीं मिलते, कहाँ का नहीं पढ़ते इनको, इमैनुअल कांट की तरह हर सब्जेक्ट में है इनका योगदान। अरिस्टोटल, अरस्तु हिंदी में अरिस्टोटल याद रखना,
ठीक है। अब दोस्तों अरिस्टोटल क्या कहते हैं? अरिस्टोटल का मानना है कि ये कहते हैं कि भाई जो मानव जीवन है, ठीक है, उस जीवन का परम लक्ष्य क्या है, इस पर विचार करते हैं। एक तो ये कि भाई परम लक्ष्य जीवन का ये है। फिर ये बोलते हैं कि भाई इस जो परम ध्येय जो है, ये जो परम लक्ष्य है, इसकी प्राप्ति हेतु किन सद्गुणों का सहारा लेना चाहिए, जो जीवन का चरम लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए, अरस्तु ये बोलते हैं। फिर उसमें बताते हैं कि जीवन का जो चरम लक्ष्य है ना, इनके अनुसार दोस्तों वो है आनंद, हैप्पीनेस। अरस्तु का अरस्तु का मानना है दोस्तों कि जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो हैप्पीनेस है, आनंद की प्राप्ति है। और उसके लिए क्या बोलते हैं अरस्तु अपने नीति शास्त्र में यही बताने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार वास्तव में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तो अरस्तु के अनुसार चरम लक्ष्य तो क्या हो गया? आनंद, आनंद की प्राप्ति। जीवन का चरम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति हो गया। और उसका प्रयास जो उसका तरीका है वो क्या बताते हैं, देखिए। अब इनका थोड़ा समझना है इसको, है ना दोस्तों। अरस्तु कहते हैं कि जो जीवात्मा है ना, उसके 3 प्रकार हैं। एक तो वनस्पति आत्मा, एक पशु आत्मा और एक मानव आत्मा। ये 3 है और इन सब की अपनी अपनी विशेषताएं। वनस्पति की अपनी विशेषताएं, भाई वनस्पति का विकास होता है, वनस्पति का संवर्धन होता है, वनस्पति का पोषण होता है। और पशु आत्मा की, पशु गति करते हैं, पशुओं में क्रोध आवेग ये होते हैं। इनकी सबकी अपनी अपनी विशेषताएं, सबकी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं। फिर मानव आत्मा की विशेषताएं। अब मानव आत्मा के लिए पता है क्या बोलते हैं कि मानव आत्मा में दोनों है, मानव जो है उसमें दोनों विशेषता है, वनस्पति की भी है और पशु की भी है। वनस्पति की बोलते हैं यह जैसे कि विकास और संवर्धन मानव का भी होता है, पोषण मानव को भी चाहिए होता है, गति मानव की भी होती है, मोशन चलते हैं हम, क्रोध संवेग जो है ये मानव को भी आते हैं, पशु को भी आते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर वो मानव में अलग बताते हैं। अरस्तु बोलते हैं कि मानव आत्मा की जो मुख्य विशेषता है ना, वो उसकी विवेकशीलता है, विवेक। तो वो बोलते हैं कि जो अभी जो हमने देखा कि उन्होंने बताया जीवन का चरम लक्ष्य उनके अनुसार क्या है, वो है आनंद की प्राप्ति। तो अरस्तु बोलते हैं जो आनंद की प्राप्ति है ये किससे संभव है? नैतिकतापूर्ण विवेक, यानी विवेकशीलता, विवेक से ये संभव है, ऐसा वो बताते हैं। यानी विवेकशीलता जो है ना, वो नैतिक जीवन की अपरिहार्य शर्त है। नैतिक जीवन के लिए विवेकशीलता होना बहुत आवश्यक है। अब इसमें वो क्या बताते हैं दोस्तों, वो बताते हैं कि जो मानव आत्मा है उसको 2 उसमें बांटते हैं। एक तो बोलते हैं अबौद्धिक भाग उसका, यानी इरेशनल पार्ट। दूसरा बताते हैं रेशनल पार्ट, बौद्धिक भाग। अब जो इरेशनल पार्ट है, अबौद्धिक जो है, इसमें वो बताते हैं इसमें वनस्पति अभी जो हमने ऊपर समझा पिछली स्लाइड में, वनस्पति और पशु दोनों के वो हैं अबौद्धिक भाग में। और वहीं जो हमारा रेशनल पार्ट है, बौद्धिक भाग जो है, उसमें विवेक की प्रमुखता है, वहां विवेक है। इसी रूप में दोस्तों अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य है क्योंकि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, मैन इज ए रेशनल एनिमल। ये अरस्तु का कथन है, मैन इज ए रेशनल एनिमल, मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। 2 ये पार्ट करते हैं। तो मोटा मोटा क्या कह रहे हैं दोस्तों, अगर शॉर्ट करें तो चरम लक्ष्य बता रहे हैं आनंद की प्राप्ति। और आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? विवेकशीलता से, विवेक से, नैतिक विवेकशीलता से, नैतिक विवेकशीलता। ये दोस्तों अरस्तु बताते हैं इसके बारे में। और अरस्तु क्या बोलते हैं दोस्तों अपने दर्शन में? अरस्तु मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। मध्यम मार्ग हमने बौद्ध में ही पढ़ा था, बुद्ध दर्शन वाला। तो मध्यम मार्ग में दोस्तों क्या बताते हैं, वही है भाई, 2 जो एक्सट्रीम है, 2 अति हैं, कोई भी 2 एक्सट्रीम हो सकती है, उन 2 एक्सट्रीम में ना जाके हमको बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, मध्यम मार्ग। यह 2 अतियों के बीच का मार्ग है। ये दोनों अतियों के लिए क्या बोलते हैं अरस्तु कि दोनों ही दुर्गुण है। आप अगर ये कर रहे हो तो भी दुर्गुण है, ये कर रहे हो तो भी दुर्गुण है, और अगर आप ये मध्यम मार्ग अपना रहे हो तो ये उनके अनुसार सद्गुण है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जबकि इनके बीच का मार्ग सद्गुण है, सद्गुण को इंगित करता है। अरस्तु जीवन को सफल बनाने हेतु मध्यम मार्ग का संपादन करते हैं, वही हम डिस्कस कर चुके। अब जैसे वो एग्जांपल देते हैं कुछ, जैसे दोस्तों साहस है, साहस। तो अरस्तु बोलते हैं जो साहस है ना, उद्दंडता एक एक्सट्रीम है, उद्दंडता, ठीक है, और कायरता,
ये भी एक एक्सट्रीम है, कायरता एक एक्सट्रीम है, उद्दंडता एक एक्सट्रीम है। अरस्तु बोलते हैं इनके बीच का साहस है वो मध्य है। तो ना तो हमको उद्दंडता की तरफ जाना चाहिए, ना ही कायरता की तरफ जाना चाहिए, हमको साहसी रहना चाहिए। ऐसे वो बोलते हैं जैसे आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान। अब दोस्तों एक होता है आत्म प्रशंसा, यानी खुद की प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं, वो एक एक्सट्रीम है। एक है आत्मनिंदा, खुद की निंदा आप खुद ही कर रहे हो, तो ये भी एक एक्सट्रीम है। अरस्तु बोलते हैं कि आपको आत्मसम्मान रखना चाहिए सिर्फ, ये मध्यम मार्ग है, आत्मसम्मान की तरफ जाना चाहिए। ये भी बहुत सिंपल था दोस्तों सॉरी, मध्यम मार्ग अरस्तु का। तो प्लेटो अरस्तु हो गए, सुकरात प्लेटो अरस्तु, तीनों को देखा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इमैनुअल कांट, ये बहुत ही बेहतरीन फिलोसफर है, जर्मन दार्शनिक है, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। और दोस्तों इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने ना अपना पूरा जीवन 42 किलोमीटर के दायरे में गुजार दिया था। इसे 42 किलोमीटर का एरिया है, तो उसी में पूरा अपना जीवन ये इन्होंने गुजार दिया था, 42 किलोमीटर। और इनके बारे में कहा जाता है कि इतने पंक्चुअल थे समय के कि इनसे व्यक्ति जहां से मान लो किसी दिन 6 बजे निकले तो पूरा जीवन भर वहां से 6 बजे ही निकले ये, यानी इनसे घड़ी को ही मिलाया जा सकता था, ऐसा कांट के बारे में कहा जाता है। और बहुत ही बेहतरीन फिलोसफी है दोस्तों। देखते हैं इमैनुअल कांट क्या कहते हैं। दोस्तों कांट को समझने से पहले थोड़ा सा इनको देखना, ये हम वैसे टॉपिक नंबर जो 1 था ना उसमें थोड़ा थोड़ा इन पर डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है, बट यहाँ पर हम थोड़ा वहाँ ब्रीफ में देखा था, यहाँ थोड़ा डिटेल में देखते हैं, वहाँ जो चीजें नहीं देखी थी उनको हम यहाँ देखेंगे। तो दोस्तों नैतिक सिद्धांतों की अगर बात करें ना हम, तो हमने 2 तरीके के नैतिक सिद्धांत आपको बताए थे। एक होता है परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत, टेलियोलॉजिकल, परिणाम सापेक्ष। एक होता है दोस्तों परिणाम निरपेक्ष, डिओन्टोलॉजिकल, डिओन्टोलॉजिकल। और हमने क्या बताया था पहले टॉपिक की क्लास में कि इसमें क्या करते हैं, परिणाम के आधार पर उचित और अनुचित का निर्धारण करते हैं। आपने कोई कर्म किया, कर्म किया, उस कर्म का परिणाम क्या आएगा, अगर परिणाम अच्छा है तो कर्म उचित है, परिणाम अगर बेकार है तो कर्म भी आपका अनुचित है, ऐसा बोलता है परिणाम सापेक्ष सिद्धांत। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहली क्लास में। परिणाम निरपेक्ष क्या बोलता है, ये कहते हैं कि भाई इसको देखो प्रयोजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि किसी प्रयोजन से जुड़ा हुआ है। इसको निष्प्रयोजनवाद कहते हैं। ये कहता है कि जो भी कर्म कर रहे हो आप, कर्ता जो है कोई कर्म कर रहा है, तो कर्म का परिणाम क्या होगा, परिणाम सही है या गलत है, परिणाम को नहीं देखेंगे ये परिणाम वो नहीं देखते। इनका मानना है कि जो कर्म आप कर रहे हो ना, उस कर्म जो है उसको आप अपना कर्तव्य मान के करो। कांट ऐसा कहते हैं इसमें, कर्तव्य को अपने कर्तव्य के लिए करो, ये परिणाम निरपेक्ष नैतिकता। तो कांट जब हम देख रहे हैं तो ये 2 सिद्धांत देखे, परिणाम सापेक्ष, परिणाम निरपेक्ष। परिणाम निरपेक्ष ये कांट का है, ठीक है, ये थोड़ा बताना जरूरी था। अब दोस्तों परिणाम निरपेक्ष नैतिकता ये क्या कहती है, कांट इसमें वही कर्म के उचित और अनुचित का निर्धारण जो है वो परिणाम के आधार पर नहीं करते, इसे निष्प्रयोजनवाद कहते हैं। और कांट कहते हैं कर्तव्य को कर्तव्य के लिए करो, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। जैसे इसमें एक हमने आपको एग्जांपल बताया था कि सॉरी दोस्तों, कि कांट कहते हैं कि जैसे सत्य बोलना है, ये हमने आपको बताया था। तो कांट कहते हैं आपको सत्य बोलना है तो आप सत्य बोलिए, चाहे आपके सत्य बोलने से 10 लोगों की जान भी जा रही हो ना, तो भी आप सत्य बोलिए। कांट का ये मानना है। उसमें आप परिणाम मत देखिए कि यार अगर मैं सत्य बोलूंगा तो 10 लोगों की जान चली जाएगी, नहीं, ये मत देखिए, आपको सत्य बोलना है, आप सत्य बोलिए। इसमें दोस्तों एक कांट के जीवन से जुड़ी एक घटना भी है जो उनकी परिणाम निरपेक्ष नैतिकता को बयां करती है। एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने ड्राई फ्रूट्स कुछ ऑर्डर किए थे, है ना, तो उनके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो जहाज से आ रहे थे, पानी के जहाज से कहीं से मंगाए थे उन्होंने। तो वो ड्राई फ्रूट्स को लेने पोर्ट पे गए थे, जो पोर्ट था जहां आ रही थी जहाज, वहां गए थे। तो जब वहां लेने गए वहां, तो पता लगा कि वहां लोगों ने बताया कि यार ये जहाज ना रास्ता भटक गई थी कुछ दिन के लिए। पहले ऐसा हो जाता था कि जो पानी का जहाज था वो रास्ता भटक के कहीं और चला जाता था। तो जब वो कहीं और चला गया था तो जो उसमें यात्री थे उनके पास खाने की जो सामग्री थी वो खत्म हो गई थी। तो इन्होंने देखा यार किसी के सामान में कुछ हो खाने का, तो इन्होंने जब देखा था तो ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे कांट वाले, तो सारे ड्राई फ्रूट्स इसके जो यात्री थे वो खा गए थे। तो जब कांट है उनको लेने पहुंचा तो उनको बताया गया कि आपके जो ड्राई फ्रूट्स है वो तो ऐसे ऐसे हुआ था और यात्री उनको खा गए।
क्योंकि उनको भूख लगी थी और रास्ता भटक गया था जहाज। तो दोस्तों बता दें कांट ने यहाँ पर बवाल पैदा कर दिया, बवाल खड़ा कर दिया था, पूरा हंगामा मचा दिया था कि मेरे पूछे बिना आपने मेरे ड्राई फ्रूट्स कैसे खा लिए। मीन्स गलत तो गलत है। वो यार रिजल्ट नहीं देख रहे थे कि यार कोई नहीं, उनकी भूख की पूर्ति हो गई थी, मर जाते क्या, खा लिए तो क्या हो गया, ये नहीं देख रहे थे। उन्होंने यहाँ पर भी यही बोला कि गलत है जो गलत है, आपने गलत किया, उनको नहीं खाना चाहिए था। यानी कि जो आपको करना है वो ही करना है, कर्तव्य वो कर्तव्य मान के करना है, रिजल्ट के हिसाब से नहीं करना है। ठीक है, ये दोस्तों कांट के, ये कांट की परिणाम निरपेक्ष नैतिकता हम देखेंगे। अब कांट दोस्तों ये पढ़ेंगे पहले हम इसमें कांट की नैतिकता की 3 पूर्व मान्यताएं। कांट नैतिकता के लिए 3 शर्त बताते हैं। मान्यताएं का मतलब दोस्तों शर्त है कुछ, यानी उनका मानना यह है कि जो नैतिकता है, तो नैतिकता की व्याख्या करने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो नैतिकता की व्याख्या नहीं हो पाएगी। अब वो क्या बोलते हैं, जैसे नैतिकता क्या है, समझना इसको थोड़ा सा, है ना। कांट थोड़े से डिफिकल्ट टास्क है, कांट जॉन रॉल्स इनको पढ़ना पढ़ाना दोनों डिफिकल्ट है, समझना इसलिए ध्यान से। वो कहते हैं कि नैतिकता है, नैतिकता क्या है भाई, नैतिकता है कि उचित कर्म कर रहे हो या अनुचित कर्म कर रहे हो, यही तो हम देखते हैं नैतिकता में, है ना। अब उचित कर्म कर रहे हो मतलब आप अच्छे कर्म कर रहे हो दोस्तों, तो अच्छे अगर कर्म आप कर रहे हो तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, अच्छे कर्मों का अच्छा फल। और अनुचित कर्म कर रहे हो मीन्स बुरे कर्म कर रहे हो, तो बुरे कर्म है दोस्तों कर रहे हो तो बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा डेफिनेटली, तय है, ये अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। और दोस्तों आप जनरली भी देखोगे ना, चाहे कोई सा भी धर्म उठा लीजिए, किसी भी धर्म रिलीजन की बात कर लीजिए आप, चाहे कोई भी ऐसा धर्म हो जो ईश्वर को नहीं मानता हो सकता है ईश्वर को नहीं मानता हो, गॉड को नहीं मानते हो, बट दोस्तों इसको जरूर मानते हैं कि अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यही कर्म नियम है, कर्म नियम यही तो है, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। और ये अकाट्य है, अकाट्य मीन्स इसको काटा नहीं जा सकता दोस्तों, पक्की बात है, ये कांट का ऐसा मानना है। ठीक है, अब कांट कहते हैं कि जो नैतिकता है कि भाई कौन सा कर्म उचित है कौन सा अनुचित है, अच्छे कर्म का अच्छा फल बुरे कर्म का बुरा फल, जो ये नैतिकता है, इसके लिए 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है, तभी हम इसकी व्याख्या कर पाएंगे, अदरवाइज इसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी। अब देखो समझते हैं कैसे व्याख्या नहीं हो पाएगी। कांट बोलते हैं दोस्तों कि संकल्प की स्वतंत्रता का होना बहुत आवश्यक है। यानी संकल्प की स्वतंत्रता का मतलब दोस्तों, संकल्प की स्वतंत्रता का आशय है कि बिना किसी लोभ, बिना किसी भय, बिना किसी दबाव के, यानी आप स्वतंत्र रूप से किसी भी काम को करने के लिए स्वतंत्र, आप एकदम स्वतंत्र हो, आपके पास संकल्प की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ विल। कैसे, आप जो भी काम कर रहे हो ना दोस्तों, वो करने के लिए यानी आप पर कोई दबाव नहीं है किसी का भी, आप खुद कर रहे हो, तभी तो हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं ना कि आपका ये काम उचित है आपको अच्छा फल मिलेगा, अनुचित है तो आपको बुरा फल मिलेगा। अब मान लीजिए ऐसा काम है किसी का जो जबरदस्ती या गन पॉइंट पर रख के किसी से करवाया गया है, तो उसको हम कैसे ठहरा सकते हैं उचित था या अनुचित था। तो कांट बोलते हैं संकल्प की स्वतंत्रता होना बहुत आवश्यक है। दूसरा दोस्तों कांट बोलते हैं कि आत्मा की अमरता को मानना पड़ेगा आपको। अब आत्मा की अमरता को क्यों मानना पड़ेगा दोस्तों, इसमें कांट समझाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल चीज है, व्यवहार में भी आप समझो। आप देखते हो, आपने बहुत जनरली देखा होगा अपने आसपास भी, हम पाते हैं कि यार बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरा कर्म कर रहे हैं, है ना, बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं। इस जीवन में तो हमने उनको देखा तो बुरे कर्म करते ही देखा है, लेकिन बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खूब पैसा है, सब कुछ है, धन दौलत सब, शरीर से भी ठीक है, बाकी सब भी ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कर्म बुरे कर रहे हैं। तो और कुछ ऐसे देखे होंगे आपने अपने आसपास कि बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने बहुत कुछ अनैतिक कार्य किया हो, लेकिन बहुत दुख पा रहे हैं अपने जीवन में, कष्ट है उनके जीवन में। तो यहाँ कांट क्या बोलते हैं, अब इसकी व्याख्या कैसे होगी, तो कांट बोलते हैं आत्मा की अमरता से, आत्मा की अमरता को मानना पड़ेगा कि आत्मा अमर है, तभी तो हम ये बोल पाएंगे ना कि यार जो व्यक्ति अभी उचित कर्म नहीं कर रहा है फिर भी अच्छे खासे से फल फूल रहा है, सब कुछ है उसके पास, एकदम मजे से रह रहा है, इट मीन्स उसके कुछ पुराने कर्म है जो उसकी आत्मा ने पिछले जन्म में किए थे। यानी कांट यहाँ पर पुनर्जन्म को भी मानेंगे, पुनर्जन्म, उसकी आत्मा ने जो कर्म किए थे उन कर्मों का फल वो अब भोग रहा है, उस टाइम कुछ अच्छे किए थे अभी बुरा कर रहा है, इनको अगले जन्म में भोगेगा, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। फिर तीसरी शर्त ईश्वर का अस्तित्व, कांट बोलते हैं ये सब के लिए अब ईश्वर मतलब ये देगा कौन, ये न्याय करेगा कौन,
अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, ये देगा कौन? न्यायाधीश कौन है? तो कांट बोलते हैं ईश्वर, गॉड। ये दोस्तों कांट की जो 3 पूर्व मान्यताएं नैतिकता की: संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व। आई होप ये समझ में आया होगा कि नैतिकता क्या है, इनका डिसीजन कौन लेगा और ये कौन कौन करेगा। वही आगे हमने समझा रखे हैं। देखो, संकल्प की स्वतंत्रता, बिना किसी बाह्य प्रलोभन या दबाव के अपनी इच्छानुसार किसी कर्म करने की स्वतंत्रता ही संकल्प की स्वतंत्रता है। आत्मा की अमरता को मानना पड़ेगा, ईश्वर का अस्तित्व मानना पड़ेगा। वो यहाँ पर ईश्वर को दोस्तों विश्व के नैतिक न्यायाधीश कहते हैं, विश्व के नैतिक न्यायाधीश, मोरल गवर्नर ऑफ यूनिवर्स, मोरल गवर्नर ऑफ यूनिवर्स की संज्ञा देते हैं। यूनिवर्स, मोरल गवर्नर ऑफ यूनिवर्स, विश्व के नैतिक न्यायाधीश। क्यों? न्याय कौन करेगा? न्याय ईश्वर करेंगे भाई। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल ईश्वर देंगे। और आत्मा की अमरता को मानना पड़ेगा, संकल्प स्वतंत्रता को मानना पड़ेगा। तो ये नैतिकता की 3 उन्होंने पूर्व मान्यताएं बताई थी कि नैतिकता की व्याख्या करने के लिए तीनों को मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों नैतिकता की कांट की 3 पूर्व मान्यताएं। अगला देखिए दोस्तों, कांट नैतिकता के 5 सूत्र और देते हैं। अब 5 सूत्र कौन कौन से बताते हैं? एक देते हैं सार्वभौमिकता का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ। एक देते हैं प्राकृतिक नियम का सूत्र। एक बताते हैं मानवता को साध्य मानने का नियम, फॉर्मूला ऑफ द एंड इन इटसेल्फ। एक देते हैं स्वाधीनता का नियम, फॉर्मूला ऑफ ऑटोनॉमी। एक देते हैं दोस्तों साध्यों के राज्य का नियम, फॉर्मूला ऑफ द किंगडम ऑफ एंड्स। ये 5 वो सूत्र देते हैं नैतिकता के। इनमें वो बताते हैं कि अगर आप इन सूत्रों को फॉलो करोगे ना तो आप नैतिक कार्य करोगे, नैतिकता के लिए। अब सार्वभौमिकता वाले में वो क्या कहते हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। बफरिंग हो रही है? नहीं है विराज, मेरे साइड से बफरिंग तो नहीं है। अगर ऐसा हो, बफरिंग वाला इशू आ रहा हो तो क्लास को बाद में जब फिनिश हो जाए ना तो उसके बाद वापस जाके देख लेना, यूट्यूब पे पड़ी रहेगी ये तो। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं। अब सार्वभौमिकता के नियम में वो क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों कांट कहते हैं सार्वभौमिकता के नियम में कि हम नैतिक कर्म किसको मानेंगे? कांट कहते हैं हम उनको ही नैतिक कर्म मानेंगे जिन कर्मों को आप सार्वभौम बना सको। सार्वभौम मीन्स यूनिवर्सल बना सको। यूनिवर्सल मीन्स जिसको सब पे आप अप्लाई कर सको, फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल लॉ। कैसे? कांट कह रहे हैं कि आप कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसको ऐसे सोचो कि इसको मैं सब पे अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो तो नैतिक है। अदरवाइज कोई ऐसा काम है जिसको आप दूसरे पे अप्लाई नहीं कर सकते तो वो अनैतिक है। कांट इसमें एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए दोस्तों आत्महत्या है। ठीक है, अब आत्महत्या करना, मान लीजिए कि व्यक्ति आत्महत्या नैतिक है क्या? कांट के अनुसार नैतिक वो है जो जिसको हम सार्वभौम सब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या सभी लोग आत्महत्या कर सकते हैं क्या? नहीं, तो आत्महत्या नैतिक नहीं है, अनैतिक है। अब कांट कहते हैं जैसे झूठ बोलना, अब दोस्तों झूठ बोलना जो है इसको सार्वभौम बनाया जा सकता है, सब पे अप्लाई किया जा सकता है? नहीं, जो खुद झूठ बोलता है वो ही अप्लाई नहीं करेगा। जो बहुत झूठ बोलता होगा ना, बहुत झूठ, वो भी ये कल्पना करेगा या फिर वो भी ये सोचेगा उससे कोई झूठ नहीं बोले, कि वो खूब झूठ बोलता है, लेकिन वो दूसरों से अपेक्षा करेगा कि मुझसे झूठ मत बोलो। चोरी करना, जो व्यक्ति चोरी करता होगा ना वो भी ये सोचेगा, वो भी ये चाहेगा कि खुद चोरी करता है फिर भी ये चाहेगा कि उसके घर में चोरी नहीं होनी चाहिए, खुद के घर से कुछ नहीं चोरी होना चाहिए, चाहेगा ना। यानी कि कांट इसमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं दोस्तों? कांट इसमें इंडिकेट कर रहे हैं कि आप वैसा ही व्यवहार कीजिए दूसरों के साथ जो आपके साथ आप अपेक्षा करते हो। ये कांट कहना चाहते हैं कांट इसके माध्यम से। जो कर्म सार्वभौम नहीं बन सकता उसे अनुचित समझकर त्याग देना चाहिए। कांट इस सूत्र के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जिस कार्य को हम अपने प्रति उचित ना समझे वो हमको दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। कांट यहां पर यह शिक्षा देना चाह रहे हैं। विराज अभी ठीक है? हाँ ठीक है। ये दोस्तों कांट का सार्वभौमिकता का सूत्र है, यानी कि ऐसे कर्म ही उचित हैं या नैतिक हैं जिनको हम यूनिवर्सल कर सकते हैं, सब पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी दूसरों के साथ आप वही व्यवहार कीजिए जो आप खुद के साथ अपेक्षा रखते हैं। यहाँ पर ये कांट का यूनिवर्सल ऑफ फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ है। अगला दोस्तों प्राकृतिक नियम का फॉर्मूला जो है, सूत्र जो है, ये जो पहले वाला नियम है ना उससे रिलेटेड ही है। इसमें वो कहते हैं कि कोई भी जो आप कर्म कर रहे हो ना वो प्रकृति का एक सार्वभौम नियम होने वाला हो, ऐसा कर्म कीजिए कि वो सार्वभौम नियम बन जाए। ठीक है। तीसरा दोस्तों बोलते हैं कि जो मानवता है
ऐसा आपका कर्म होना चाहिए वो कि जो उसमें मानवता को साध्य माना हो। साधन और साध्य हमने बताया था ना, साधन और साध्य ये तो हम पढ़ा चुके हैं, गांधी, कार्ल मार्क्स और वो। तो कांट कहते हैं कि आपका जो वही कर्म नैतिक है जिसमें मानव को साध्य माना गया हो, मानव को एंड माना गया हो, मानव को मीन्स नहीं माना गया हो, मानव को साधन नहीं बनाया ना, मानव और मानवता को साध्य मानना है। तीसरे सूत्र में ये कहते हैं। चौथे सूत्र में वो कहते हैं स्वाधीनता का नियम, फॉर्मूला ऑफ ऑटोनॉमी। दोस्तों यहाँ पर वो कहते हैं कि जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी नियम है उसको बाह्य सत्ता द्वारा आरोपित नहीं होना चाहिए, वो आपकी खुद की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, आपके खुद के अनुसार होना चाहिए, स्वाधीनता का नियम। फिर साध्यों के राज्य का नियम, फॉर्मूला ऑफ द किंगडम ऑफ एंड्स। इसमें कांट क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें कांट कहते हैं कि जो व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है, वो राजा और प्रजा दोनों उसी के अंदर है, राजा भी वो खुद है, प्रजा भी उसमें दोनों के लक्षण है। इसका मतलब ये है, राजा के लक्षण कहते हैं कैसे हैं दोस्तों, कांट कहता है कि जो भी नैतिक नियम बनाते हो, है ना, वो नैतिक नियम व्यक्ति उसका सृष्टा खुद है, खुद ही तो बनाता है, तो इसलिए वो राजा भी है खुद व्यक्ति, और वो व्यक्ति प्रजा भी है। प्रजा कैसे, क्योंकि दोस्तों जो नैतिक नियम है उनको आत्मारोपित जो कर रहा है, उनको जो पालन करना है, उनकी जो नैतिक बाध्यता है वो खुद डिसाइड कर रहा है, इसलिए वो प्रजा भी है। साध्यों का राज्य के नियम में, फॉर्मूला ऑफ द किंगडम ऑफ एंड्स में कांट ये कहते हैं। तो ये दोस्तों कांट के नैतिकता के 5 सूत्र थे जो हमने डिस्कस किए। कांट की नैतिकता के 3 पूर्व मान्यताएं देखी और ये 5 सूत्र देखे। इनको कहीं भी दोस्तों हम अपने जो केस स्टडीज होंगी उसमें यूज करना है, आंसर में जहाँ कहीं पूछा है वहां यूज करना है, ठीक है। तो कांट के बाद दोस्तों अब देखते हैं अगले जो अपने विचारक है, जेरेमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। बेंथम और मिल, अब देखो दोस्तों बेंथम और मिल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा देखिए, आप बैकग्राउंड में जाते हैं। सुखवाद, हेडोनिज्म। सुखवाद क्या है, ये हम जो हमारी पहली क्लास थी, पहले टॉपिक की एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस, उसमें थोड़ा थोड़ा देख चुके थे, यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से देखेंगे डिटेल में। सुखवाद क्या कहता है दोस्तों, भाई सुखवाद अभी हमने बताया था ना, परिणाम सापेक्ष, 2 नैतिक सिद्धांत देखे थे, परिणाम सापेक्ष और परिणाम निरपेक्ष। तो सुखवाद जो है वो परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है, और इनका मानना क्या है, इनके अनुसार सुख जो है ना, सुख की प्राप्ति वही जीवन का चरम लक्ष्य है। यानी ये क्या कहते हैं कि हमारे जिस कर्म से सुख की प्राप्ति हो रही है वो कर्म तो उचित है, और जो कर्म इसमें बाधक है, जिससे हमारे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो अनुचित कर्म है, ऐसा ये मानते हैं। सुखवाद के अगर प्रकारों की बात करें दोस्तों, तो एक होता है स्वार्थवादी सुखवाद और एक होता है परार्थी सुखवाद। क्या होता है देखो, स्वार्थवादी सुखवाद क्या होता है, स्वार्थवादी सुखवाद का मतलब दोस्तों जो सिर्फ अपने सुख की बात करते हैं, स्वयं का सुख, मतलब उनको सिर्फ खुद के सुख से मतलब है, वो होते हैं स्वार्थवादी सुखवाद। एक होता है दोस्तों परार्थवादी सुखवाद, यानी जिनको दूसरों के सुख, सिर्फ अपने सुख को, अपने सिर्फ जीवन का लक्ष्य जिनका सिर्फ अपने सुख को प्राप्त करना है, वो स्वार्थवादी सुखवाद हो गए। और जो दूसरों के जीवन में सुखों की प्राप्ति, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं दोस्तों, जो ये चाहते हैं कि जो हमेशा ये चाहते हैं दूसरों के जीवन में सुख हो, दूसरों के जीवन में सुख हो, मिलते हैं लेकिन बहुत रेयर। तो दूसरों के जीवन की सुखों की प्राप्ति जिनका चरम लक्ष्य है वो परार्थवादी सुखवाद। अब इनमें भी दो टाइप है दोस्तों, स्वार्थवादी सुखवाद का भी और परार्थवादी सुखवाद का भी। एक है उत्कृष्ट सुख और एक है निकृष्ट सुख। अब उत्कृष्ट सुख क्या है, जो मानसिक सुख को वरीयता देता है, मानसिक सुख को, वो है उत्कृष्ट सुखवादी। और जो केवल शारीरिक सुख को वरीयता देता है वो है निकृष्ट सुखवादी। अब मानसिक सुख क्या दोस्तों, जैसे कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो मान लीजिए, तो किताब पढ़ के आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो सुख की अनुभूति हो रही है, तो ये मानसिक सुख है। कोई म्यूजिक आप सुन रहे हो, उससे आपको अच्छा लग रहा है, तो ये मानसिक सुख है। और शारीरिक सुख, काम भोग, ये शारीरिक सुख है। तो जो सिर्फ शारीरिक सुख को वरीयता देते हैं वो निकृष्ट सुखवादी, और जो मानसिक सुख को वरीयता देते हैं वो उत्कृष्ट सुखवादी, ठीक है। और जो अपने को सिर्फ अपने सुख को वरीयता देते हैं वो
स्वार्थवादी सुखवाद, और जो दूसरों को सुख को वरीयता देते हैं वो परार्थवादी सुखवाद। अब इसमें याद रखना, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं जेएस मिल और जो अपने थिंकर है ये बेंथम और मिल को, दोनों दोस्तों परार्थवादी सुखवादी हैं। ठीक है, परार्थवादी सुखवादी यानी वो दूसरों के जो सुख है उसको जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं, ये याद रखना। परार्थवादी सुखवादी है दोनों, और उनका जो सिद्धांत है वो है उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद दोनों का ही। कैसे उपयोगितावाद क्या कहता है? उपयोगितावाद दोस्तों परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है, और इनका देखो, इनकी जो ये लाइन है ये याद रखना, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख, ये इनकी नैतिकता का मानदंड है। यानी इनका ये मानना है जो कर्म अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख पहुंचाता है वो उचित है, और जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख नहीं पहुंचाता है, इसमें बाधक है, वो अनुचित है। अर्थात जिस कर्म से इसकी प्राप्ति हो वो उचित है, और जिस कर्म से प्राप्ति नहीं हो वो अनुचित है। बेंथम और मिल दोनों इसके समर्थक है। अब इनमें दोनों में क्या है? बेंथम और मिल में हमने बताया दोनों परार्थवादी सुखवाद को मानते हैं। परार्थवादी सुखवाद मीन्स दूसरों के सुख को वरीयता देते हैं, है ना। इसमें भी दो हमने बताया था, एक तो उत्कृष्ट सुख जिसमें मानसिक सुख को वरीयता देते हैं, एक निकृष्ट सुख जो शारीरिक सुख को वरीयता देता है। अब ध्यान रखना, जो जॉन स्टुअर्ट मिल है दोस्तों, मिल जो है, मिल मानसिक सुख को वरीयता देता है, ये याद रखना। मिल जो है वो मानसिक सुख को वरीयता देते हैं, यानी मिल जो है अगर हम कहें तो वो उत्कृष्ट परार्थवादी सुखवादी हैं, उत्कृष्ट परार्थवादी सुखवाद को मानते हैं। और जो बेंथम है, बेंथम दोस्तों शारीरिक सुख को वरीयता देता है, शारीरिक सुख को वरीयता देता है। तो बेंथम क्या हो गए? बेंथम जो है निकृष्ट परार्थवादी सुखवादी है, यानी कि निकृष्ट परार्थवाद सुखवाद को मानते हैं बेंथम। ये मिल है जो मानसिक सुख को वरीयता देते हैं, और बेंथम जो है वो शारीरिक सुख को वरीयता देते हैं। ये इनका उपयोगितावाद का सिद्धांत है। अब इन दोनों में अंतर हमको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। क्या अंतर है? बहुत सिंपल सा, जो डिस्कस किया वही है। बेंथम का जो विचार है वो निकृष्ट उपयोगितावाद है। निकृष्ट मीन्स शारीरिक सुख को वरीयता देने वाला है। दोनों परार्थवादी, ये याद रखना, दूसरों के सुख की बात कर रहे हैं। और मिल का जो विचार है वो उत्कृष्ट सुख उपयोगितावाद है, मतलब कि ये मानसिक सुख की बात करते हैं। और जो बेंथम है वो सुखों में केवल मात्रात्मक भेद मानते हैं। मात्रात्मक मीन्स कम सुख या ज्यादा सुख, बस ये मानते हैं। ये नहीं मानते कि एक सुख की क्वालिटी कुछ और हो सकती है और सुख की क्वालिटी कुछ और हो सकती है। ये विभेद नहीं करते हैं, मीन्स केवल शारीरिक सुख को मान रहे तो विभेद होगा ही नहीं। ये मानसिक सुख को मान रहे तो मात्रात्मक विभेद और गुणात्मक भेद दोनों मानते हैं। ये मानते हैं कि सुख की मात्रा भी ज्यादा अच्छी ज्यादा हो सकती, ये हो सकती है कि सुख ज्यादा हो। मात्रात्मक मतलब ये मानते हैं सुख ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, मात्रात्मक भेद। गुणात्मक भेद में ये मानते हैं कि जो सुख है, सुख की जो क्वालिटी है वो भी कम ज्यादा हो सकती है। मिल ये मानते हैं। मानसिक सुख को मानते तो मानेंगे ही, ठीक है। फिर ये शारीरिक सुख को वरीयता देते हैं, ये मानसिक सुख को वरीयता देते हैं। फिर इन्होंने दोनों ने दोस्तों स्वार्थ से परार्थ की ओर बढ़ने के कुछ वो बताए थे तरीके, अंकुश टाइप की बात डिस्कस किया था इन्होंने। तो याद रखना, बेंथम ने 4 अंकुश बताए थे, ठीक है, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक ऐसे हैं वो। और स्वार्थ से परार्थ की ओर बढ़ने के मिल ने बताए थे दोस्तों 5 नैतिक अंकुश बताए थे। ये डिफरेंस भी आप याद रखना। और सुखवादी परिगणना के आधार पर बेंथम जो है ना, ये बोलते हैं सुख को हम माप सकते हैं। उनकी परिगणना है सुखवादी परिगणना, हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, वो कोर फिलॉसफी हो जाएगी। एक सुखवादी परिगणना है, कैलकुलेशन है, उससे बेंथम बोलते हैं सुखों का मापन किया जा सकता है। वही मिल जो है, मिल बोलते हैं कि सुख कोई भौतिक वस्तु थोड़ा ना है जिसको मापा जा सकता है। मिल बोलते हैं सुखों को मापा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बेंथम और मिल में डिफरेंस भी देख लिया। अब देखिए विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान टॉपिक जो है दोस्तों हम फिनिश कर चुके हैं। यहाँ से लेके ये सारे हमारे खत्म हो चुके हैं जो हमने आपको बताए थे, जो हम टॉपिक नंबर 5 में कवर करने वाले थे। इंडियन वाले हम इंडियन में बता चुके थे आपको, भारत के नैतिक विचारक और दार्शनिकों का योगदान। ठीक है, तो दोस्तों देखो अब टॉपिक नंबर 1 नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस समाप्त हो चुका है। एटीट्यूड, कंटेंट, फंक्शन, ये सब खत्म हो चुका है। टॉपिक 3 एप्टीट्यूड, ये हम देख चुके हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ, ये हम देख चुके हैं। भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान, ये हम देख चुके हैं। और हमने आपको बताया था टॉपिक नंबर 5 मतलब ये जो अभी चल रहा है, और टॉपिक नंबर
1 ये 2 ही बड़े टॉपिक है। इन पे आई थिंक हमारी 6 7 क्लासेज हुई है। बाकी जो टॉपिक है हमने बताया था छोटे ही है, तो ये हम फिनिश कर चुके थे। आगे वाले टॉपिक जो कल से जिसको हम स्टार्ट करेंगे वो है सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र। और जो 7वां टॉपिक है प्रॉबिटी एंड गवर्नेंस, वो देखेंगे और फिर कुछ केस स्टडीज। ठीक है, तो हम 5 टॉपिक फिनिश कर चुके हैं, 2 टॉपिक रिमेनिंग है, उसके बाद केस स्टडीज वाला 8वां टॉपिक रहेगा। इस तरीके से हमारा अब चलेगा। कल हम दोस्तों ये पढ़ेंगे लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र। ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड लक, थैंक यू विराज।